तो भारतीय अर्थव्यवस्था की आज की क्लास में हम लोग ब्रिटेन के दौरान, जब ब्रिटेन यहाँ पर शासन कर रहा था, उस शासन के दौरान क्या क्या रचनात्मक चीज़ें हुई और क्या क्या विनाशक चीज़ें हुई, दोनों चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, बहुत शॉर्ट में इस चीज़ को पढ़ाऊँगा, इसके बाद मैं कॉन्सेप्ट पे आ जाऊँगा। हमने अभी तक की क्लास में ब्रिटेन और उससे पहले की अर्थव्यवस्था के बारे में समझा, किस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया। ये एक बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बताना ज़रूरी था। ठीक है, अब आने वाले समय में मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि आपको बहुत क्लियरली सारी चीज़ समझ में आएंगी। तो सबसे पहले लिख लीजिए ब्रिटिश शासन की रचनात्मक भूमिका। ब्रिटिश शासन की रचनात्मक भूमिका, मुझे कोई बताइए ब्रिटिश शासन की रचनात्मक भूमिका क्या रही भारत में, बताइए रचनात्मक भूमिका क्या रही। प्रयास कीजिए। बताइए जुबैर जी, क्या किया? रेलवे का निर्माण, ये कह रहे हैं रचनात्मक भूमिका थी। बिल्कुल था। रेल नहीं आती तो क्या होता, संचार के साधन सीमित होते, और रेलवे के विकास से हमारे यहाँ पे राष्ट्रवाद के उदय में भी रेलवे ने बहुत सहयोग दिया है। राष्ट्रवाद, देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम रेलवे ने किया है, और जब रेलवे आई है तो उसके बाद क्या हुआ है, राष्ट्रवाद की भावना में प्रसार हुआ है। और बताइए आपका क्या नाम, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, अब आपका 3-4 बार नाम मुझे लेना पड़ेगा। इरशाद जी, बताइए कुछ दिमाग में आ रहा हो। इरशाद, बहुत बढ़िया नाम है इरशाद। और किसी भी चीज़ में, शेर व शायरी में इरशाद करते हैं? अच्छा, इरशाद का मतलब क्या होता है? कहना, कहना। अच्छा, इरशाद का मतलब होता है कहना। और जुबैर का मतलब ताकतवर, फौलादी। अरे वाह, भगवान ने वैसे नवाजा भी है आपको। और राशिद का मतलब क्या होता है? एडवाइस। अच्छा, आप मुझे राशिद दीजिए, यानी कि एडवाइस दीजिए, सलाह दीजिए। मेरे एक मित्र हैं, उनका भी नाम है राशिद खान, बहुत अच्छे मित्र हैं। कामिल का मतलब क्या होता है? क्या? पूर्ण। कामिल का मतलब पूर्ण। अरे वाह। और उर्फी? उर्फी, उर्फी, हाँ उर्फी। ये सब मेरे मित्र हैं, कामिल खान, उर्फी खान, ये सब डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उर्फ माने मशहूर। डॉक्टर जुबैर खान हमारे जस्ट पड़ोस में ही हैं, IAS अधिकारी हैं, घर के बस पड़ोस में ही उनका घर है, और 92 रैंक आई थी उनकी। तो आप भी जुबैर हैं, ईश्वर करे नवाजे आपको। तो हमारी बात हो रही है ब्रिटिश शासन की रचनात्मक भूमिका में। तो ब्रिटिश ने रचनात्मक कार्य किए, बिल्कुल, जैसे संचार के साधनों से लैस कर दिया भारत को, कम्युनिकेशन, टेलीग्राम का विकास किया, इसने भी राष्ट्रवाद की भावना के विकास करने में योगदान दिया। जैसे भारत की पुरातन जो संस्कृति में रूढ़ियाँ थी उनको समाप्त कर दिया, यहाँ से नरबली ख़त्म कर दी गई, दास प्रथा ख़त्म कर दी गई, सती प्रथा ख़त्म कर दी गई, बाल विवाह ख़त्म कर दिया गया, विधवा पुनर्विवाह समाप्त बना दिया गया, सब अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे हुआ। ठीक है, तो अंग्रेजों ने बहुत सारे रचनात्मक कार्य किए हैं, शिक्षा के लिए बहुत सारी नीतियाँ लेकर आए हैं। वुड डिस्पैच आया था, हंटर कमीशन आया था, रैले कमीशन आया था, सैडलर आयोग आया था। ये सब आयोग हैं जो शिक्षा से संबंधित आयोग हैं। आगे आने वाले समय में जब इतिहास पढ़ोगे तो ये सब पढ़ोगे। आधुनिक भारत में ब्रिटिशर्स के दौरान शिक्षा का विकास उस समय से संबंधित टॉपिक रखता है। लिख लीजिए, कुछ चीज़ें लिख लीजिए। यद्यपि यह कहना सही है कि स्वार्थों ने अंग्रेजों को अंधा बना दिया था। स्वार्थों ने अंग्रेजों को अंधा बना दिया था। यद्यपि यह कहना सही है कि स्वार्थों ने अंग्रेजों को अंधा बना दिया था, और वह भारत के हितों को सदा ही ताक पर रख बैठे रहे, और वे भारत के हितों को सदा ही ताक पर रखकर बैठे रहे, रखकर बैठे रहे। किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता
कि अंग्रेजों ने भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान में कुछ हद तक योगदान भी दिया। किस हद तक योगदान दिया? कुछ हद तक योगदान भी दिया। ब्रिटिश शासन ने निम्न रूप में भारत के आर्थिक जीवन के विकास में योगदान दिया। भारत के आर्थिक जीवन के विकास में योगदान दिया। नंबर 1, अभी क्रम से लिखते जाइए क्या क्या उन्होंने योगदान दिया भारत को बनाने में। सबसे पहले पुरातन सामाजिक व्यवस्था का विनाश कर अंग्रेजों ने नवीन सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला रखी। पुरातन सामाजिक व्यवस्था का विनाश कर अंग्रेजों ने नवीन सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला रखी। ठीक है। कुप्रथाओं को समाप्त कर दिया। आप सब जानते हैं क्या क्या कुप्रथाएं हैं। ठीक, सती प्रथा, विधवा विवाह का ना होना, बाल विवाह, नरबलि, दास प्रथा, पर्टिकुलर बहुत सारी चीज़ें हैं। वर्ण व्यवस्था का जटिल स्वरूप। ठीक है। तो ये काम अंग्रेजों ने किया, जो कि हम मान सकते हैं कि बहुत बेहतर कार्य था। इसके बाद नेक्स्ट, एक तो बात ये हो गई। ठीक है। अगली बात, शिक्षा की अंग्रेजी पद्धति देश में लाई गई। शिक्षा की अंग्रेजी पद्धति देश में लाई गई। और शिक्षा के प्रसार के साथ ही भारतीयों में विकास एवं चेतना की भावना जागी। नेक्स्ट, भारत में रेल व्यवस्था अंग्रेजों की ही देन है। भारत में रेल व्यवस्था अंग्रेजों की ही देन है। यद्यपि अंग्रेजों ने रेल व्यवस्था को अपने स्वार्थों की पुष्टि के साधन माना था। यद्यपि अंग्रेजों ने रेल व्यवस्था को अपने स्वार्थों की पुष्टि का साधन ही माना था। अपने स्वार्थों की पुष्टि का साधन ही माना था। किंतु बाद के वर्षों में रेल ने, क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत की आज़ादी में रेलवे का क्या योगदान था, है ना। बहुत बड़ा योगदान था। रेलवे ने क्या किया, बड़े बड़े आंदोलन होते थे, एक जगह से दूसरी जगह लोग आ जा सकते थे। राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में त्वरित कार्य किया, है ना। रेलवे, पत्र संचार, संपादन, ये सब पत्रिकाएं, प्रिंटिंग प्रेस का विकास, ये सब अंग्रेज़ों की देन है। अंग्रेज लेकर आए भारत, पुर्तगाली लेकर आए थे 1542 में।
प्रिंटिंग प्रेस भारत में, और उसी के बाद से भारत में कागज उद्योग डेवलप हुआ और बड़ी मात्रा में ये कार्य किया जाना शुरू हुआ। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करके लिख लीजिए। रेल, किंतु बाद के वर्षों में रेल की सहायता से, किंतु बाद के वर्षों में रेल की सहायता से सारे देश को आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से, सारे देश को राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से एक सूत्र में बांधना पहली बार संभव हो पाया। एक सूत्र में बांधना पहली बार संभव हो पाया। क्लियर। नेक्स्ट, एक सूत्र में बांधना पहली बार संभव हो पाया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे, अंग्रेजों ने एक कुशल और आधुनिक संचार व्यवस्था की स्थापना की। अंग्रेजों ने एक कुशल और आधुनिक संचार व्यवस्था की स्थापना की तथा तार भेजने का प्रबंध किया। टेलीग्राम, आधुनिक संचार व्यवस्था। अंग्रेजों ने एक कुशल और आधुनिक संचार व्यवस्था की स्थापना की तथा तार भेजने प्रबंध किया। ठीक है, तार अब चल रहा है कि बंद हो गया? देखो हिंदी आपको ये लिखना पड़ेगा, आपके सिलेबस में है, यूपीपीसीएस के सिलेबस में है। यूपीपीसीएस के सिलेबस में आपको एक आता है पत्र लेखन, मेंस में आएगा ये। पत्र लेखन का एक टॉपिक दे दिया गया है कि जैसे कि अभी हम लोग जब स्कूली जीवन में थे तो हम लोग वार्तालाप करते थे पत्र लेखन से, लेटर राइटिंग से, है ना। स्कूल में प्रिंसिपल के नाम लिख दिया, इन सब चीज़ों को करते थे। लेकिन अब आपको जो कि सरकार के अंग बनने वाले हो, तो सरकार के अंग बनने के लिए आपको सरकारी वार्तालाप कैसे होता है ये सीखना पड़ेगा। तो सरकारी वार्तालाप का एक माध्यम हुआ करता था तार। तार क्या है? त्वरित गति से किसी बात को भेजा जाता है, संदेश बहुत त्वरित गति से भेजा जाता है। इसमें लिखा होता है द्रुतगामी। तार की प्रकृति लिखी रहती है द्रुतगामी, यानी उसको बहुत शॉर्ट में लिखा जाता है, पहले तो संक्षिप्त भाषा में लिखा रहता है और लगभग 1 या 2 लाइन या 3 लाइन में अपनी बात को समाप्त करना होता है। तार को देखा है किसी ने? तार अभी तक नहीं देखा? तो तार लिखना आपको सीखना पड़ेगा। आपके मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तार लिखना मैं सिखाऊंगा। तार कैसे लिखी जाती है? अधिसूचना, नोटिफिकेशन आता है ना, यूपीएससी का नोटिफिकेशन। अधिसूचना, विज्ञप्ति बोलते हैं हिंदी में, विज्ञप्ति। ये नोटिफिकेशन, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, और क्या क्या होता है? कार्यालयी आदेश। ठीक है, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा चूँकि मेंस में आपके विषय वस्तु है। ठीक है, तो आने वाले समय में ये सीख जाओगे आप। तो यहाँ पे तार अब तो बंद हो गया, अब टेलीग्राम को बंद कर दिया सरकार ने। ठीक है, खर्चा इसका उठ ही नहीं रहा था जितना इस पर इसका काम था, क्योंकि अब काम ख़त्म हो गया ना। अब तो बहुत सारे माध्यम आ गए, पहले नहीं था तो यही था। अब तो 50 माध्यम आ गए। स्पीड पोस्ट आ गया। स्पीड पोस्ट सोचिए, जब से टेलीफोन आ गया तब से सारे काम बंद हो गए। ठीक है, मौखिक रूप से क्या होता है? मौखिक रूप से वार्तालाप हो जाता है, लेकिन तब भी अब अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि आप अपने शासकीय वर्ग का पालन तभी कीजिए उनकी बातों का जब आपको लिखित रूप से दे दें। यदि आपको बहुत विशेष बात कही जा रही है जिससे आपको लगता है कि इससे बहुत प्रभावकारी परिणाम होंगे, तो आप क्या कीजिए, उनसे कहिए लिखित रूप से दीजिए, तब हम आपका काम करेंगे। चाहे कोई भी शासक वर्ग आपको आदेश देने का प्रयास करे, है ना। तो अब तो तब भी अभी, लेकिन इसके लिए व्यवस्था है, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र। अभी सरकारी पत्र निकला था ना जब पीसीएस का सेंटर अलॉट होना था, ठीक है, में मुख्य परीक्षा का, वो लीक हो गया, कैसे हो गया पता नहीं। आयोग ने लिखा था सभी प्रिंसिपल के नाम कि हमें आपका सेंटर चाहिए। ठीक है, तो देखना है, कभी कभी यदि आता है साइट में जाके देखना है, सरकारी है, अर्ध सरकारी है, अधिसूचना है। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट, कहाँ पर हैं?
हाँ, संचार व्यवस्था का तार भेजने का प्रबंध किया। नेक्स्ट पॉइंट है, देश की राजनीतिक और आर्थिक एकता भी ब्रिटिश शासन की ही देन थी। देश की राजनीतिक एवं आर्थिक एकता भी ब्रिटिश शासन की देन थी। क्या किया ब्रिटिशर्स ने? 11 प्रोविंसेस बना दिए। 11 प्रोविंसेस बना दिए। भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम आज़ादी के पहले किया, लेकिन आज़ादी के बाद जब गए तो बांट के वैसे ही चले गए। माउंटबेटन योजना क्या है? भारत का विभाजन करने की योजना। माउंटबेटन क्या है? भारत का बाल्कनीकरण करने की योजना। बालकनी मतलब बाल्कन कंट्रीज हैं जिस तरीके से। पता है बाल्कनीकरण क्या है? बताइए। हाँ, छोटे छोटे देशों में उन्हें बांट के वैसे ही छोड़ दिया गया था। अब आपकी मर्जी, अपने हिसाब से आप डेवलप होइए। वैसे ही माउंटबेटन क्या कर रहे थे? माउंटबेटन कह रहे थे भारत जिस स्थिति में है वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे हम। क्या होता उससे? लॉ एंड ऑर्डर पूरा पुलिस व्यवस्था उन्हीं के हाथ में थी, पूरी व्यवस्था चली जाती, ख़त्म हो जाती। ठीक है, इसीलिए फिर भारत के विभाजन को स्वीकार किया गया। भारत और पाकिस्तान जैसे 2 राष्ट्र बने। नहीं तो पहले तो एक राष्ट्र सिद्धांत पे ही काम कर रही थी कांग्रेस, एक राष्ट्र सिद्धांत पे काम कर रही थी। और गांधी ने क्या कहा था कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, भारत का विभाजन मेरी लाश पे होगा। लेकिन अंतोगत्तो उनकी सुनी नहीं गई। क्यों? माउंटबेटन योजना आ गई। माउंटबेटन योजना वास्तव में यदि लागू हो जाती तो क्या होता? बहुत बुरा हाल हो जाता। और हुआ भी, देश विभाजित हुआ, देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए, बंगाल और पंजाब वाले क्षेत्र में हालत ख़राब हो गई। ठीक है, तो उसके बारे में कभी जब इतिहास में आएंगे तो मैं फिर बहुत डिटेल से चीज़ें बताऊंगा। नेक्स्ट, लेकिन राजनीतिक और आज़ादी के पहले राजनीतिक और आर्थिक एकता इन्होंने स्थापित की। देश में जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी एक बड़े बड़े हिस्सों पे लागू कर दी, राजस्व व्यवस्था। ठीक है, लेकिन आज़ादी के बाद सब खत्म हो गया, वो अलग बात है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश पूंजी तथा उपक्रम की सहायता से, ब्रिटिश पूंजी तथा उपक्रम की सहायता से, ब्रिटिश पूंजी तथा उपक्रम की सहायता से भारत में उत्पादन की नई प्रणाली का आगमन हुआ। भारत में उत्पादन की नई प्रणाली का आगमन हुआ। भारत में नई प्रणाली के उत्पादन का आगमन हुआ। यह औद्योगिक अवस्था पूंजीवाद के नाम से जानी जाती थी। यह औद्योगिक अवस्था पूंजीवाद के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश पूंजी के आगमन से भारत की आधुनिक साज सामान, ब्रिटिश पूंजी की सहायता से भारत की आधुनिक, ब्रिटिश पूंजी के आगमन से भारत को आधुनिक साज सामान, ब्रिटिश पूंजी की सहायता से भारत को आधुनिक साज सामान और तकनीकी की जानकारी सरलता से उपलब्ध हुई। आधुनिक साज सामान, साजो सामान एवं तकनीकी की जानकारी आसानी से उपलब्ध हुई, जिसने नए उद्योगों और नई तरह की आर्थिक क्रियाकलापों का बढ़ावा दिया। जिसने नए उद्योगों और नई तरीके की आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया। बढ़ावा दिया। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था, ये भी अंग्रेजों की देन है। अच्छा बताइए, सबसे पुराना बैंक कौन सा है? सबसे पुराना बैंक अभी जो उसका आधुनिक नाम क्या है? सबसे पुराना बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहले इसको इंपीरियल बैंक बोलते थे। 3 प्रेसिडेंसी नगरों पे इंपीरियल बैंक बनाए गए थे। इन तीनों को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। ठीक है, सबसे पुराना बैंक है। अवध कमर्शियल तो पहला भारतीय बैंक है।
भारतीयों के द्वारा स्थापित किया बैंक है। पीएनबी तो अभी बना, 1894 का पीएनबी बना। इलाहाबाद बैंक, ये सब बहुत पुराने बैंक है, ठीक है। ये मैं उसमें लिखवाऊंगा, इतिहास में जब भारत की बैंकिंग प्रणाली पढ़ेंगे तो फिर क्रम से वहाँ पे सारी चीज़ें कराऊंगा, ठीक है। अभी आने वाला है नंबर, अभी क्योंकि वीकेंड बैच में हिस्ट्री चल रहा है ना, तो वहाँ पे मैं भी पढ़ा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट, कहाँ पर पहुँचे? हाँ, भारत में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था, बीमा, वित्त तथा व्यावसायिक प्रणालियाँ मुख्यतः अंग्रेज़ों की ही देन है, मुख्यतः अंग्रेज़ों की ही देन है, मुख्यतः अंग्रेज़ों की ही देन है। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश पूंजी के प्रत्यक्ष निवेश ने, भारत में ब्रिटिश पूंजी के प्रत्यक्ष निवेश ने, भारत में ब्रिटिश पूंजी के प्रत्यक्ष निवेश ने, भारत में ब्रिटिश पूंजी के प्रत्यक्ष निवेश ने भारतीय पूंजीपतियों को भी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया, भारतीय पूंजीपतियों को भी निवेश करने के लिए क्या किया? प्रोत्साहित किया। भारत में ब्रिटिश पूंजी के प्रत्यक्ष निवेश ने भारतीय पूंजीपतियों को भी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो भावी विकास का प्रमुख उपकरण सिद्ध हुई, जो भावी विकास का प्रमुख उपकरण सिद्ध हुई। भारत में ब्रिटिश पूंजी के प्रत्यक्ष निवेश ने भारतीय पूंजीपतियों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो भावी विकास का प्रमुख उपकरण सिद्ध हुई। तो ये रचनात्मक कार्य है इनके, लेकिन रचनात्मक से ज़्यादा विनाशक कर गए, है ना। यदि रचनात्मक और विनाशक में तुलना की जाए तो आप पाएंगे कि विनाशक कार्य में ज़्यादा है इनके, ठीक है। लिख लीजिए, ब्रिटिश शासन की विनाशक भूमिका, ब्रिटिश शासन की विनाशक भूमिका, ब्रिटिश शासन की विनाशक भूमिका, ठीक। लिखिए इसमें क्या है बताइए, कुछ कुछ चीज़ें आप भी बताते जाइए, क्या क्या कर गए ये हमारे ऊपर। छोटे उद्योगों को नष्ट कर दिया, ठीक है। लिखिए, औसत प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना, पहला कार्य इन्होंने किया औसत प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना। एक पर्सन थे, क्या नाम था इनका? दादा भाई नेरोजी। एक बुक लिखी थी इन्हें, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने क्या कहा? भारत में ब्रिटेन का शासन नहीं है, कोई और है, अन ब्रिटिश रूल है भारत में। ये ब्रिटिश रूल नहीं, ब्रिटिश रूल देखना है तो इंग्लैंड जाके देखिए, वहाँ पे है ब्रिटिशर्स का रूल। यहाँ तो अन ब्रिटिश लोग शासन कर रहे हैं, इन्हें समझ ही में नहीं आ रहा भारत का क्या करना है, कैसे करना है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने बताया कि औसत कितना हमारे पास 20 रुपये वार्षिक हमारी क्या है आमदनी, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये वार्षिक। बताओ, 20 रुपये एक साल की प्रति व्यक्ति आय। इतनी बुरी हालत थी हमारे देश की अर्थव्यवस्था की। कुछ आंकड़े लिख लीजिए इसमें। देखिए, भारत में औसत प्रति व्यक्ति आय से संबंधित, भारत में औसत प्रति व्यक्ति आय, इसका क्वेश्चन आता है तो इसे लिख लीजिए। प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय ब्यौरा, का सांख्यिकीय ब्यौरा, स्टैटिक्स का सांख्यिकीय ब्यौरा। भारत में औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय ब्यौरा सर्वप्रथम दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी। कौन सी मैगजीन का संपादन किया था इन्होंने? दादा भाई नेरोजी की मैगजीन का नाम बताइए। राशिद जी, कौन सी मैगजीन थी? पूछी जाती पीछे, इसमें लगातार पूछा जाता है। राफ्त गुफ्तार, क्या नाम है? राफ्त गुफ्तार मैगजीन संपादन किया था इस पत्रिका का इन्होंने, दादा भाई नेरोजी ने, ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चन, राफ्त गुफ्तार मैगजीन। चलो छोड़ो इसे, लिखिए सर्वप्रथम दादा भाई नेरोजी ने तैयार किया था, सर्वप्रथम दादा भाई नेरोजी ने तैयार किया था। पारसी थे ये, दादा भाई नेरोजी तैयार किया था। उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अनुसार, उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अनुसार, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अनुसार
सन 1867-68 में, सन 1867-68 में भारत की कुल राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल इनकम, भारत की कुल राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपये थी। 340 करोड़ रुपये थी। इस पुस्तक का डाटा है ये। जबकि जनसंख्या कितनी थी उस दौरान, बताओ। पैसा था टोटल 340 करोड़। 340 करोड़ रुपया था भारत के पास टोटल, एक साल की इनकम है राष्ट्रीय आय। जनसंख्या कितनी थी, करोड़ थी। 17 करोड़ जनसंख्या थी भारत की। टोटल जनसंख्या कितनी थी, 17 करोड़। भाग दीजिए 17 करोड़ का 20 आएगा, 20 रुपया प्रति व्यक्ति। ठीक है, लिख लीजिए इसको। 340 करोड़ रुपए थी, जबकि जनसंख्या 17 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये थी। प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये थी। अच्छा, जबकि तक है। जबकि जनसंख्या 17 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये थी। 20 रुपये थी। इसी प्रकार एक पर्सन थे, विलियम डिग्बी का नाम सुना होगा आपने। विलियम डिग्बी। इसी प्रकार, हाँ नहीं, ड्रेन थ्योरी दादा भाई नरोजी ने दी थी। विलियम डिग्बी अंग्रेज़ी हैं ये भी। इन्होंने भी अनुमान लगाया था प्रति व्यक्ति आय का। इन्होंने और कम लगाया, नरोजी ने तब भी ज़्यादा बताया। एक अंग्रेज़ ने ही और कम आय बताई, 18 रुपये प्रति व्यक्ति इन्होंने बताया था। इसी प्रकार विलियम डिग्बी के अनुमानों के आधार पर 1899 का आंकड़ा है इनके पास। विलियम डिग्बी डिग्बी मत लिख दीजिएगा, डिग्बी, विलियम डिग्बी के अनुमानों के अनुसार 1899 में भारत की प्रति व्यक्ति आय केवल 18 रुपये प्रति वर्ष थी। के अनुमानों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय केवल 18 रुपये प्रति वर्ष थी। महंगाई उस समय बहुत कम थी, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अन्य देशों से तुलना कीजिए ना, अन्य देशों से कंपेयर करेंगे तो हम तो बिल्कुल जीरो हूँ। उसी दौरान, उसी समय समकालीन विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में, जबकि भारत उस समय बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था, उस आधार पे बहुत कम हमारी वो बची। समझ रहे हैं, हमेशा कंपेयर किया जाता है। जैसे कि इंग्लैंड में 41 पाउंड थी प्रति व्यक्ति आय, जर्मनी में 21 पाउंड थी। एक पाउंड बहुत बड़ी मुद्रा होती थी। आज भी पाउंड कितना है, 1 रुपये इक्वल टू 92-93 पाउंड के आसपास होता है। 98, हाँ, वार्षिक आय थी 20 रुपये। पहले 1 रुपये में 10-15 किलो घी मिल जाता था, है ना। वो समय की महंगाई वाली बात भी है, लेकिन ये 20 रुपये बहुत कम है भाई। 20 रुपये साल भर का खर्चा नहीं चल सकता, चाहे जितना भी हो, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के समकालीन बहुत कम था ये मान के चलना है आपको, बाकी दिमाग मत लगाइए, ठीक है। विश्व में अन्य जगह देखेंगे, स्पेन में 13.8 पॉइंट थी, ठीक है। हर जगह पाउंड ज़्यादा ही है भारत से। नेक्स्ट लिखिए, गरीबी का विस्तार तथा गतिहीनता, ग्रोइंग पॉवर्टी एंड स्टैग्नेशन, ठीक है। गरीबी का विस्तार हुआ इनके टाइम पीरियड पे, और दूसरा क्या हुआ, गतिहीनता, अर्थव्यवस्था रुक गई हमारी। क्यों? क्योंकि गरीबी को, देखो क्या होता है, गरीबी के लिए एक दुष्चक्र बनाया गया, जिसे बोलते हैं गरीबी का दुष्चक्र। जो बड़े बड़े देश होते हैं, एक पर्सन थे कुजनेट्स ने इस बारे में बताया है। उसने बताया कि जो बहुत सारी कंट्री हैं जो गरीबी के दुष्चक्र में फंस चुकी हैं। जैसे मैं आपको यूपीएससी के दुष्चक्र को समझाता हूँ कि आप यूपीएससी के दुष्चक्र में फंस सकते हैं, वैसे ही गरीबी का भी दुष्चक्र होता है। जैसे आप ही अपने घर से देख लीजिए, आप गरीब हैं तो क्या हो रहा है,
आपके घर में बचत बहुत कम हो रही है, जितनी इनकम है उस इनकम के आधार पे आपके यहाँ बचत बहुत कम हो रही है, खर्च ज़्यादा है। तो बचत कम होने के कारण से क्या हो रहा है, आप पूंजी निर्माण नहीं कर पा रहे, आप एक पर्टिकुलर पूंजी नहीं बना पा रहे हैं जिसको आप निवेश करें। तो बचत कम है तो पूंजी आपकी क्या होगी, पूंजी भी कम होगी, पूंजी कम होगी तो निवेश कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। भाई 100 रुपये आज एक क्या होता है, एक मजदूर के साथ क्या दिक्कत है, 300 रुपये डेली का कमाता है, 300-400 रुपये उतना उसका खर्च हो जाना है। डेली का खर्चा है 300-400 रुपये, क्या होता है आज के टाइम पे, जाओ बाज़ार में सब्जी ले आओ, 200-300 की तो सब्जी आ जाती है आज के टाइम पे, मिनिमम बता रहा हूँ। जो लोग लेने जाते होंगे उन्हें पता होगा कितनी महंगाई है। तो वो बचत नहीं कर पाता, बचत क्या करेगा, सब खर्च होता है, कर्ज में अलग आ जाता है, कर्ज की अर्थव्यवस्था अलग चलती है उसकी, पूंजी होगी नहीं उसके पास, निवेश करेगा क्या वो। और उसके बाद जब निवेश नहीं होता आपके जीवन में, इन्वेस्टमेंट आप नहीं करते अपने लाइफ में, तो आप क्या होता है, फिर गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। जो अफ्रीकन कंट्री हैं उनको यही गड़बड़ है, उनके पास ना तो ज़्यादा पूंजी का स्रोत है जिससे बचत नहीं होती, पूंजी निर्माण नहीं होता, निवेश नहीं कर पाते और गरीबी के दुष्चक्र में यही गोल गोल चल रहा है। हमें काम कहाँ पे करना है, हमें काम करना है सोर्स ऑफ इनकम में, हमारी इनकम बढ़ जाए, आय बढ़ जाए। आय बढ़ाने के लिए आपको पास पूंजी होनी चाहिए। अब पूंजी कहाँ से आएगी, या तो मेरे पास हो या तो मैं कहीं और से लूँ। मोदी जी क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो भारत में, कोई आए और पैसा लगा दे, पैसा लगा दे, रोडें बन जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, रेलवे का विकास हो जाएगा, बुलेट, अभी कल 7,000 करोड़ रुपए की डील हुई है जापान के साथ, 18 बुलेट ट्रेन इंडिया में आएंगी। अब पता नहीं चुनाव नज़दीक आ रहे हैं कि बुलेट ट्रेन नज़दीक आ रही है, पता नहीं, ठीक है, चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं ना, तो इस तरीके की बातें सुनाई देंगी मे बी। लेकिन यदि सही बात है, यदि हो सकता है डील है, सब कुछ है, क्योंकि किसी अदर कंट्री से डील है, इसका मतलब वहाँ काम चल रहा होगा, तो 18 बुलेट ट्रेन हम क्या करेंगे। लेकिन भैया बुलेट ट्रेन खरीद तो लेंगे, लेकिन चलाएंगे कहाँ, आसमान में, उसके लिए पटरी भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उसके लिए किसी और को पकड़ के लाएंगे। हो सकता है चाइना तैयार बैठा है, चाइना क्या कह रहा है, आप हमसे बुलेट ट्रेन ले लो, तो भारत सरकार क्या कर रही है, आपका हमने देख रखा है ना, हम आपसे बुलेट ट्रेन तो कम से कम नहीं लेंगे। तो तकनीकी के मामले में चाइना की तकनीकी और जापान की तकनीकी में बहुत अंतर है। तो अब पटरी बिछाने के लिए हमें अलग से निवेश लाना पड़ेगा, इसके लिए भी पैसा नहीं है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, निवेश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दे। जैसे आप हैं, मान लीजिए आपके ऊपर अभी कोई निवेश कर रहा है, आपके माता पिता कर रहे हैं या कोई आपका रिलेटिव कर रहा है ना, यानी कि आप एक पूंजी बन रहे हैं, मानव संसाधन बन रहे हैं, आप एक मानव संसाधन बन रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स बन रहे हैं। और जब आप ह्यूमन रिसोर्स बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ ये समस्या समाप्त हो जाएगी आपकी। यदि जैसे ही आप मानव संसाधन बनते ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्यों, आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा, आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा, आपके अंदर एक स्किल आ जाएगा। बहुत सारी स्किल के बहुत तरीके हैं, किसी भी चीज़ में आप अपने आप को स्किल्ड कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, बिना इन्वेस्टमेंट के आप कुछ नहीं कर सकते। अब इन्वेस्टमेंट घर से कर लीजिए, कर्ज लेके कर लीजिए, जैसे भी कर लीजिए, आपको कभी ना कभी तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। और आप खुद देखते होंगे कि घर में अब जैसे कि क्या होता है, गलत चीज़ों में इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो भी नुकसानदायक है। अभी जैसे आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, बुक्स, आपका सारा इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए पत्रिकाओं में, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में। पता चला अभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कपड़ों में, अपने फैशन में, अपने बाल कटिंग कराने में, इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, रिजल्टेंट इक्वल टू 0 और आप कर्ज में फंस जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट करना किस में है जिससे आपकी इकॉनमी बूम कर जाए, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे जब मैं कुजनेट्स वर्क वगैरह बताऊँगा वहाँ पर अलग से लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए गरीबी का विस्तार और गतिहीनता। तो गरीबी थी, अंग्रेजों ने कोई काम नहीं किया, इसके लिए कोई उपाय नहीं किया, इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन इन्वेस्टमेंट में जो फ़ायदा हुआ वो हमारे ऊपर ही खर्च नहीं किया, वो ले गए, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया उसका, धन जो है भारत से बाहर चला गया। उन्होंने खर्च किया, नो डाउट, खूब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया, रेलवे का विकास किया, सब कुछ किया, लेकिन उससे जो आय प्राप्त हुई उस सोर्स को भारत में ही खर्च करना चाहिए था, यहाँ खर्च ना करके उसे इंग्लैंड में खर्च किया गया। समझ रहे हैं, ये काम हो गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया, जिसके कारण से भारत उसी ही गरीबी आ गई और उसके कारण से अर्थव्यवस्था गतिहीन हो गई। नेक्स्ट, इसमें कुछ लिखना नहीं है ज़्यादा, ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए क्या क्या उन्होंने हमें दिया। नेक्स्ट, कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्न उपलब्धता का निम्न स्तर हो गया। कृषि उत्पादन
एवं खाद्यान्न उपलब्धता का निम्न स्तर हो गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ज़िंदगी भर सुनते आए हैं, क्यों हमें आज़ादी के बाद अमेरिका जैसे देश के सामने हाथ गिड़गिड़ाना पड़ा? ठीक है, क्योंकि कृषि में खाद्यान्न को बढ़ावा ही नहीं दिया उन्होंने। कृषि का क्या कर दिया? वाणिज्यीकरण कर दिया, नगदी फसलें पैदा करवाने लगे। इससे कारण क्या हुआ? गेहूं, चावल, जो हमारे खाने पीने की सामग्री वो कम हो गई है, या फिर मैं ये कहूँ कि अब वो ठीक है उपलब्धि नहीं है देश के अंदर, तो फिर इंपोर्ट करना पड़ता था, विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता था। इसीलिए हरित क्रांति, ठीक है, क्या नाम है इनका? स्वामीनाथन साहब, MS स्वामीनाथन, बहुत बड़ा योगदान है उनका। और उनका योगदान तो है ही, लेकिन साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री, उस दौरान देश बहुत बड़े संकट से जूझ रहा था। क्या प्रॉब्लम थी उस दौरान? 4 मंथ, देखो 2 पर्सन, एक नॉर्मन बोरलॉग का नाम आपको नहीं सुना होगा। नॉर्मन बोरलॉग ये मैक्सिको में थे, वैसे थे अमेरिका मूल के थे ये, लेकिन मैक्सिको के वैज्ञानिक थे। इन्होंने हाई वैरायटी यील्डिंग हाई वैरायटी यील्डिंग, ये जो बीज हैं, इन बीजों को डेवलप करने का काम किया इन्होंने। ठीक है, इन बीजों को डेवलप करने का काम किया, जिसके कारण से उर्वरक की ज़्यादा ज़रूरत थी, सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत थी। भारत में इसका MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया था। हरित क्रांति के नाम से भारत के उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया। आप उसी भूमि पे बैठे हुए हो। आज यहाँ पे किसान क्या कर रहा है? अपनी ज़मीन भेज रहा है औने दामों पे, लेकिन ये ज़मीन, ये क्या है? गंगा और यमुना का दोआबी क्षेत्र है। यही वो क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा उपज हुई हरित क्रांति में। लेकिन अब किसान ने क्या किया? बिल्डर्स के हाथ में अपनी ज़मीन बेचना शुरू कर दी। पंजाब को देख लो, आज हरियाणा को देख लो, उच्च गुणवत्ता युक्त। क्यों? हरित क्रांति यहीं पर हुई सबसे पहले। ठीक है, उसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, आगे हरित क्रांति में पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ, ये भी विनाशात्मक नीतियाँ रही इनकी। ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ, कौन सी नीति थी जो इनकी प्रॉब्लम कर रही थी? नंबर 1, नई भूमि व्यवस्था, न्यू लैंड सिस्टम। पहली नीति इनकी है नई भूमि व्यवस्था। ठीक है, क्या कर दिया? एक ऐसी व्यवस्था इन्होंने बना दी कि पहले क्या हुआ करता था? भूमि एक समुदाय की हुआ करती थी। पहले भूमि पूरे एक समुदाय की हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने जमींदारी व्यवस्था लाके व्यक्ति की भूमि बना दी, एक व्यक्ति की भूमि बना दी। समुदाय की भूमि को व्यक्ति की भूमि बनाकर इन्होंने रख दिया अंग्रेजों ने। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बना। और क्या क्या किया? लगान नगदी में वसूलना चालू कर दिया इन्होंने। इस कारण से किसान को औने पौने दामों में क्या करना पड़ा? अपना अनाज बेचना पड़ा, और उनको नगद रूप से देना पड़ा। अभी यहीं पे मैं जैसे कि आप लोगों से कह दूं, किसान से सब कोई खेती किसानी से जुड़ा हुआ है ना। हम आपसे ये कह दें कि ऐसा कीजिए, फीस को आप लोग क्या कीजिए? गेहूं चावल इस रूप में दीजिए, तो क्या होगा? आप भर दोगे। घर में होती है किसानी, ला के डाल दिए 4-4 कुंटल, बेचना नहीं पड़ा। आप क्या करते हो? फसल बिकने का इंतज़ार करते हो, और फिर मजबूरी में आप, यदि आपको बहुत ज़रूरत होती है तो कोई किसी भी रेट पे आपसे अनाज खरीदने को तैयार हो जाएगा, आप उस पैसे के लिए। क्योंकि क्या है? इसकी लिक्विडिटी बहुत कम है। जो अनाज होता है कम लिक्विड है, तुरंत उसका आप, अब जैसे कि पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे जब मैं आपको मनी पढ़ाऊंगा तो मनी में पहले बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? आपके पास टमाटर है, मेरे पास प्याज है, प्याज टमाटर में कोई नहीं चेंज करेगा। गेहूं की ज़रूरत है आपको, मैं टमाटर की खेती करता हूं, क्या कर लीजिए? आप मुझे टमाटर दे दीजिए, मैं आपको गेहूं दे दूंगा। ठीक है, कुछ एक तरीका बनाया गया होगा कि इतने किलो गेहूं इक्वल टू इतना टमाटर, है ना। उपज के आधार पे कुछ ना कुछ बनाया गया होगा। पहले यदि वैदिक काल में जाते हैं तो वस्तु विनिमय का तरीका था गाय दे दी जाती थी। एक गाय के बदले में बाकी की ज़रूरत की वस्तुएं मिल जाती थी। लड़की की शादी में दहेज के रूप में गाय दी जाती थी। गाय के लिए युद्ध होता था। आप देखिए महाभारत काल में विराट का जो पूरा विराट पर्व है, विराट पर्व में जब पांडव अज्ञातवास जी रहे थे, तो अज्ञातवास जब खत्म होने वाला था तो एक गायों के लिए युद्ध हुआ था। विराट की गायों को चोरी करके ले गए थे, और बाद में उसके लिए युद्ध हुआ जब वो अर्जुन ब्रहण लला बना हुआ था, हिजड़ा बना था ना अर्जुन,
है ना। और उस दौरान वो युद्ध करने जाता है, तब उत्तम कुमार जो उसका ये सब चीज़ें जानते नहीं होंगे, लेकिन आप जोड़ सकते हो क्योंकि वैदिक काल की बातें हैं। महाभारत जो है उसी समय अवधि की 800 BC के आसपास उसका प्रमाण मिलता है, ठीक है। अब ये ज़्यादा काल्पनिक ग्रंथ, मैं इसको काल्पनिक ग्रंथ नहीं कहूँगा, सामाजिक। देखो क्या होता है ना, भारत के ऊपर आक्षेप ये किया गया कि भारतीयों ने कभी अपना इतिहास लेखन नहीं किया। कभी आपको प्राचीन भारत में कोई ऐसी पुस्तक नहीं मिलेगी जिसमें क्रमबद्धता से, जैसे कि हेरोडोटस था यूनान में, लिबी था, इन लोगों ने जैसे वहाँ पे इतिहास लिखा है वैसे भारतीयों ने इतिहास नहीं लिखा। लेकिन ये गलत आक्षेप है। हमने भी इतिहास लेखन किया, हमने भी हिस्ट्री लिखी, लेकिन हमारा इतिहास लिखने का दृष्टिकोण दूसरा था। हमने सामाजिक समस्याओं पे इतिहास लिखा, समाज की समस्याएं को कैसे समाधान किया जाए, हमारा इतिहास लेखन उसी पे है पूरा। हमारे उपनिषद, हमारे वेद, हमारी जितनी भी किताबें, जैसे रामायण है, रामायण क्या है, एक परिवार को दिखाया गया है। उस परिवार के अंदर कैसे कलह होती है, एक बच्चे को वनवास दे दिया जाता है, वो जाता है, इसके बाद किस तरीके का समाज था, रावण उठा के ले जाता है, अपहरण उस समय भी चल रहा था, फिर धर्म पे विधर्म की, है ना। तो सब ऐसी कंडीशनिंग दिखाई गई है उसमें। अब उसको आप कोई भी रूप दे सकते हो। राम को एक रोल मॉडल बना लिया गया, एक आदर्श बना लिया गया, धार्मिक सिंबल दे दिया गया, पर्टिकुलर एक देवता की उपाधि दे दी गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको लेकर के हम कभी भी बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारी किताबों में सामाजिक शिक्षा है, ना कि ऐतिहासिक शिक्षा। इतिहास ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। महाभारत क्या है, 5-10 भाइयों की कहानी है, लड़ाई की कहानी, एक परिवार की लड़ाई की कहानी है, कैसे भूमि के टुकड़े को लेकर परिवार में लड़ाई होती है, समझ रहे हैं। फिर गीता का उपदेश दे दिया जाता है, बता दिया जाता है क्या लेके आए हो, क्यों रो रहे हो, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, ऐसे दुनिया भर की। तो 50 चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों पे हम जाएंगे नहीं। लेकिन हमारे यहाँ इतिहास लिखा जाता था। महाभारत और रामायण को यदि देखें तो उसमें देखो ये अभी मान्य ग्रंथों को, क्योंकि देखो रामायण जब लिखा गया या महाभारत लिखा गया तो महाभारत में पहले 24,000 श्लोक थे, बाद में बहुत छेपक जुड़ गए। छेपक का मतलब ये होता है कल्पना, काल्पनिक चीज़ है। आज के टाइम पे 1 लाख श्लोक हैं। कहाँ से आए भाई, कौन है इनका रचयिता? वेदव्यास ने 12,000 लिखे थे, 12,000 से 24,000 हुए, 24,000 से 1 लाख हो गए। कैसे ये 1 लाख कैसे बढ़ रहे हैं, संख्या कैसे बढ़ रही है इनकी? एक्सप्लेन। वही छेपक जुड़ते चले गए, बहुत सारी छेपक जुड़े। ठीक है, अभी इन पे चर्चा नहीं, जब इतिहास पे आओगे तो फिर पूरी चर्चा की जाएगी कि कहाँ से हिंदू धर्म था, हिंदू शब्द कब पैदा हुआ, क्या यहाँ पे कोई हिंदू धर्म था भी कि नहीं था, इसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले बहुत धर्म थे, बहुत धर्मों का मिश्रण है हिंदू धर्म। ठीक है, जब इस्लाम भारत में आया तो अरबियों ने सिंधु को हिंदू, सिंधु नदी है ना, अरबियों ने क्या किया, सिंधु को हिंदू उच्चारण किया, सा को हा उच्चारण किया, और यहाँ के क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा, यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा। कब बात हुई थी ये, कब बात हुई थी? 600 BD में, 600 AD की बात है। 600 AD में भारत में हिंदू नाम का शब्द आया था, उससे पुराना नहीं है, उससे पुराना अलग कल्चर है, वो पूरा कल्चर ही अलग है। 64 संप्रदाय थे, सिंधु घाटी सभ्यता थी, द्रविडियन कल्चर था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर हम कभी जाएंगे नहीं, अलग डिबेट है। लेकिन इतिहास को हम इतिहास के दृष्टिकोण से ज़रूर पढ़ेंगे। जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा, बहुत सच्चाइयाँ पता है भारत की। और भारत सामाजिक संस्कृति वाला देश है। भारत कैसा देश है? सामाजिक, जहाँ सभी संस्कृतियों का सामंजस्य हो, सभी संस्कृतियाँ आपस में एक साथ रहती हों, सभी संस्कृतियों के तत्व एक दूसरे से जुड़ाव रखते हों। 50 चीज़ें हैं जो हमने उनसे ली हैं, उन्होंने हमसे ली हैं। यहाँ पे जो भी आया यहाँ पे मिल गया है, इस संस्कृति की लोच चीज़। अंग्रेज़ों के अलावा, अंग्रेज़ आज़ादी के बाद सीधा निकल लिए, कोई रुका क्या? कौन रुका? कोई दिख रहा हो यहाँ पे? अंग्रेज कोई नहीं बैठा। एंग्लो इंडियन वो तो क्यों, इतना तो चलता है। ठीक है, ज़बरदस्ती मत भेजिए, उनका भारत से नाता है। ठीक है, चलो छोड़ते हैं, अभी ये सब चीज़ों पे नहीं चलते, हमारा इकोनॉमी विषय वस्तु है। दरअसल थोड़ा सा क्या है ना, मेरे साथ दिक्कत है, मैं इतिहास का शिक्षक हूँ तो बीच बीच में फ्लो में आ जाता है। इतिहास है, राज व्यवस्था है, ठीक है, मैं रोक नहीं पाता हूँ तो चलता है। आप लोग कोऑपरेट करेंगे, मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे पहुँचे? हाँ, नई भूमि व्यवस्था इन्होंने बढ़ा दी, लगान को निरंतर बढ़ाया ही, लगान चुकाने की तिथि निर्धारित कर दी। इसके अलावा और क्या किया? इनकी पॉलिसी, नेक्स्ट पॉलिसी इनकी है, सिंचाई तथा लोक व्यवस्था के कार्यों की उपेक्षा कर दी इन्होंने। हाँ, और क्या, अब ये पॉइंट लिखना है।
सिंचाई, देखो जब मैं ये सब बोलता हूँ तो आपको आराम ही मिलता है, खुश हो जाते हो कि चलो अब तो हाथों को आराम मिला। सिंचाई तथा लोक कल्याण के कार्यों की उपेक्षा, सिंचाई तथा लोक कल्याण के कार्यों की उपेक्षा, ठीक है, नेग्लेक्ट कर दिया। इरिगेशन एंड वेलफेयर वर्क को इन्होंने नेग्लेक्टेड कर दिया। सिंचाई एवं लोक कल्याण के कार्यों की उपेक्षा। नेक्स्ट, दस्तकारी का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, दस्तकारी का विनाश कर दिया, हैंडीक्राफ्ट को खत्म कर दिया। नेक्स्ट, कृषि का व्यवसायीकरण, अगली नीति इनकी रही कृषि का व्यवसायीकरण। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज्ड कर दिया। नेक्स्ट, मुक्त बाजार नीति, लेसेस फेयर पॉलिसी बना दी, बाजार ही मांग और पूर्ति का सिद्धांत लागू हो गया, मुक्त बाजार नीति। नेक्स्ट, विभेदात्मक सीमा शुल्क, डिस्क्रिमिनेटरी कस्टम ड्यूटी या टैरिफ्स, विभेदात्मक सीमा शुल्क, विभेदात्मक सीमा शुल्क। टैरिफ्स क्या हो गए हमारे, अंग्रेज़ों के लिए अलग टैरिफ, क्योंकि उनका माल आता था तो इसलिए उनसे टैरिफ कम लिया जाता था, और जब भारतीयों का माल जाता था तो उससे टैरिफ ज़्यादा लिया जाता था। तो यही होता था, भैया अपने बाज़ार में बेच लो, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। यदि हम कोई चीज़ अपनी बनाई हुई चीज़ को निर्यात करेंगे तो उस पर ज़्यादा लगेगा कर, तो इससे भारतीय माल बहुत महंगा पड़ जाता था, विदेशों में जाके प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता था, इसलिए भारतीय स्थानीय उद्योगों का दमन हो गया। समझ रहे हैं, जब विवादात्मक कस्टम ड्यूटी होगी तो क्या होगा। और दूसरी चीज़, यहाँ से जो कच्चा माल जाता था वो सस्ते में जाता था, कच्चा माल पे ज़्यादा ड्यूटी नहीं लगाए हुए थे, मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल पे ज़्यादा ड्यूटी लगाए थे, ताकि कच्चा माल आसानी से उनके पास पहुँच जाए कम पैसे में, वहाँ से बन के आए और वहाँ से सस्ता बन के आए, और यहाँ पे भी ड्यूटी नहीं ज़्यादा होती थी, इसलिए यहाँ सस्ता ही बिकता था। तो क्या हुआ, उनके उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, हमारे उद्योग दब के रह गए। यदि भारत सरकार को ऐसा महसूस हो कि चाइना की मार्केट भारत में बार बार परेशान करके रख दी है, हमारा माइक्रोमैक्स का फ़ोन बिक ही नहीं रहा, तो भारत सरकार क्या कर सकती है, चाइना का जितना माल आता है उसमें कस्टम ड्यूटी क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। जब कस्टम ड्यूटी बढ़ा देगी, अभी किया तो था, इसको एक टर्म्स देते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्या टर्म्स देते हैं, ट्रेड वार, ट्रेड वार, हाँ ट्रेड वार, और इसके लिए कुछ और टर्मिनोलॉजी है, ट्रेड वार के अलावा और कुछ इसमें दो चार शब्द है, मैं IR में मैंने पढ़ाया भी था। कस्टम ड्यूटी लगा देना, इसमें कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी जाती है ताकि पर्टिकुलर उस कंट्री का माल उस कंट्री तक पहुंचेगा तो महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा तो बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो ऑटोमेटिक। अभी क्या करना है, चाइना के जितना प्रोडक्ट है उसमें पैसा बढ़ा दो, कुछ नहीं, बढ़ा दो कस्टम ड्यूटी। यहाँ पे आएगा जब जियोनी का मोबाइल और बिकेगा यहाँ पे 30-40 हज़ार रुपये का, तो लोग एप्पल ख़रीद लेंगे, ठीक है, सोचेंगे कौन जियोनी ले, इससे बढ़िया एप्पल ले लेते हैं, पर 26 हज़ार का तो यही मिल रहा है ना। या फिर माइक्रोमैक्स खरीदेगा 10-12 हज़ार रुपये का, संतुष्ट हो जाएगा, उसी में काम चला लेगा, क्योंकि भारत में इनकम होती महीने की 40 हज़ार रुपये औसत दर्जे के व्यक्ति की, ठीक है, तो वो उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यहाँ पे लोग क्या है, हमारी सोच क्या है, हम उतना ही पैर फंसाते हैं जितनी बड़ी, उससे ज़्यादा हम पैर फंसाते नहीं हैं। हम कभी चादर खरीदते नहीं हैं बड़ी, ये भी तो हो सकता है कि आप इतनी बड़ी चादर खरीद लो, इतनी बड़ी चादर खरीद लो कि खूब नाचो कूदो खूब काम करो, लेकिन नहीं, इतनी बड़ी चादर खरीदेंगे फिर उतना ही पैर सिकोड़ के और रखेंगे। सुबह सुबह देख लो तो देखता है पैर बाहर जा रहे हैं तो सिकोड़ और लेते हैं। तो सोच हमारी ऐसी है, तो हम कभी भी उतना महंगा मोबाइल खरीदेंगे ही नहीं। अंतोगत तो यही होता है ना, कहते हैं एड़ी ऊंचा करके बड़ा नहीं बनना चाहिए, ये भारतीयों की सोच है। इससे बढ़िया क्या, स्टूल खरीद लो, एड़ी ऊंचा करने की देर क्या है। तो बहुत सारी मेंटालिटी, वो अलग चीज़ है। चलो आगे नेक्स्ट। तो इनकी सीमा शुल्क नीति ने क्या क्या किया। पहली बात, स्थानीय उद्योगों का पतन कर दिया। इसी के आगे लिख लीजिए क्रम से, स्थानीय उद्योगों का पतन हो गया, स्थानीय उद्योगों का पतन हो गया। नेक्स्ट, कृषि उत्पादन में भारी कमी आई, कृषि उत्पादन में भारी कमी आई। नेक्स्ट,
पुरातन समृद्ध एवं आत्मनिर्भर आर्थिक व्यवस्था का ह्रास हो गया। पुरातन समृद्ध एवं आत्मनिर्भर आर्थिक व्यवस्था का ह्रास हो गया। पुरातन समृद्ध एवं आत्मनिर्भर आर्थिक व्यवस्था का ह्रास हो गया। नेक्स्ट, नवीन आर्थिक व्यवस्था ने बेरोजगारी, गरीबी, संसाधनों के अत्यधिक दोहन एवं गतिहीनता को भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता बना दी। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता बना दी। ठीक है, ये हो गई कुछ आपकी जितनी भी बातें थीं इससे संबंधित, ये कंप्लीट हो गई। और कुछ छोटी बहुत बातें मैं यहाँ पे करूँगा, कुछ टर्मिनोलॉजी हर क्लास में बताता जाऊँगा। ठीक है, कि गतिहीनता किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैग्नेस। स्टैग्नेस क्या, कोई इकोनॉमी स्टैग्नेस की अवस्थिति में कब आती है। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन किसे कहते हैं, या फिर कस्टम ड्यूटी किसे कहते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ किसे कहते हैं, कुछ मैं आपको शब्दावली से भी परिचित कराता जाऊँगा। तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं।